हेलो। हाँ उमर। यस सर। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे का करें। कल जहां तक किया था वो देख लिया आपने? जी सर, थोड़ा देखा था। कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा ही करते चले, कोई ऐसा वो नहीं है, चीजें समझ में आती रहे। पहला पार्ट हुआ है ना। बेसिक क्वेश्चन ही कल कर रहे थे और आज भी कुछ सुपर पोजिशन के क्वेश्चन देखते हैं, अलग अलग तरह के ना। आपकी कोई प्रॉब्लम आई करने में या क्वेश्चन समझने में तो आप उसको डिस्कस कर लो, फिर नए क्वेश्चन लेते हैं। देखो इम्पोर्टेंट क्या है ना, हम सारी चीजें इस बात पे डिपेंड करती हैं कि हमारे क्वेश्चन का कंसेप्ट कैसे बना रहे हैं और उसी से हमारी प्रैक्टिस होनी है। और जैसे क्वेश्चन करना सीख जाएंगे तो फिर उसी तरह से कंडीशन बनेगी। देखना, कल जो क्वेश्चन कर रहे थे उनसे हटके कुछ और क्वेश्चन है। जैसे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम रहती है, लेट वी हैव टू चार्ज पार्टिकल, वन इज 9e। ये एग्जांपल ले रहे हैं, फिर सेकंड आप करना। One is 9e, second is e, and they are separated by a small distance 10 centimeter. Now we have to find position of third charge somewhere between these two so that it get in equilibrium. हमारे दो चार्ज है, एक है E और एक है 9e। इसके अंदर हमें तीसरे चार्ज पार्टिकल को कहाँ रखें ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए या बैलेंस बन जाए। ठीक है, क्वेश्चन समझ जी लिया सर। आपने? ठीक, अब आंसर ढूंढते हैं। देखो, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है या हमें ये नहीं पता कि थर्ड चार्ज जो है उसका नेचर कैसा हो सकता है, तो हमने इमेजिन कर लिया, लेट एक तरफ से हम इसको डिस्टेंस x रखते हैं। अगर एक तरफ से डिस्टेंस x रख रहे हैं तो दूसरी तरफ से डिस्टेंस कितना हो गया? 10 एन माइनस माइनस एक्स हो एक्स। गया। ठीक है ना। लेट दिस इज पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज, ये पॉइंट सी है। अब सी पॉइंट के ऊपर जब आप क्यू चार्ज रख रहे हो और अभी तक हमें डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड नहीं पता, लेट इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब इस थर्ड के ऊपर फोर्स कौन कौन से लगाएंगे? फोर्स आप देखोगे, फोर्स कौन लगा रहा होगा? फोर्स लगा रहा होगा सी नाइन। पॉइंट के ऊपर एक 9e नाइन और और ई एक लगाएगा। ई। e। सेम चार्ज होने पे दे रिपेल ईच अदर। इस पे यस सर। फोर्स जाएगा आउटवर्ड, ये आ गया एफ ए। और बी के ऊपर भी फोर्स लगेगा आउटवर्ड, ये जाएगा इस तरफ आउटवर्ड। एफ ए एंड एफ बी, दीज टू चूंकि इक्वल है, बैलेंस है, कोई किधर की तरफ मूव नहीं कर रहा, तो सम ऑफ दीज टू वी कैन से जीरो होगा। या जीरो। फिर मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अगर कहें तो वी कैन से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ एफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ बी। दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। एफ ए की जगह हम एफ ए का यूज करते हैं, एफ बी की जगह हम एफ बी का यूज करते हैं। एफ ए का फार्मूला बनेगा फोर्स बिटवीन ए एंड क्यू, इन दोनों के बीच में ये बनेगा के के 9e। नाइन हाँ ई हाँ ठीक क्यू। है, ठीक है, बोलो आप बोलो। हाँ, क्यू डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ, एक्स इज इक्वल स्क्वायर। टू इज इक्वल टू के के स्मॉल ई। ठीक है, डिवाइडेड बाय 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 10 माइनस एक्स होल स्क्वायर। जो टर्म कैंसिल होती हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, के क्यू ई क्यू ई कैंसिल कर ई दें। क्यू। ठीक है, हाँ। 9 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आपको इसमें डिजिट हमेशा ऐसी मिलेगी जिसमें हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। आप होल स्क्वायर ओपन मत करो, आप इसको स्क्वायर रूट कर दो बाई स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो यस कैलकुलेशन सर। आसान होती है ना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसको होल स्क्वायर को ओपन करने लगते हैं, वहां गड़बड़ हो जाती है। अगर आप यस इसे सर। स्क्वायर रूट कर देते हो तो 9 का हो गया 3 और एक्स स्क्वायर का हो गया एक्स, और एक्स। इधर आ गया 1/10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देन 30 माइनस 3x इज इक्वल टू x एंड 30 इज इक्वल टू 4x। सो x इज इक्वल टू 30/4। 30/4 का मतलब कितना हो गया? 15/2, 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, बट फ्रॉम वेयर, कहां पे? तो आप बताओगे 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम चार्ज 9e, ये आंसर मेंशन होगा उसमें। ये तो एक पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट हमसे ये भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थर्ड चार्ज? ये थर्ड चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम में आ जाए? तो अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ये तो क्लियर हो गया ना उमर?
यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड। देखो, जब भी कभी हमें निकालना हो पोजीशन, तो आपको याद रखनी है पोजीशन का मतलब जो आपने पोजीशन बनाई थी उस पे लगने वाले दोनों फोर्सेस को हम बैलेंस कर रहे हैं। लेकिन जब आपको निकालनी होती है मैग्नीट्यूड ऑफ दिस थर्ड चार्ज, तो किसी एक कॉर्नर वाले चार्ज को देखो, इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम, है तो ये बैलेंस ही ना। तो आप जैसे ई पे देखो, ई पे भी कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, एक 9e से लगेगा और एक क्यू से लगेगा, और ये बैलेंस है, तो ये दोनों, हाँ बिल्कुल, दोनों एक दूसरे का सम कर देंगे। यानी यहाँ भी क्या होगा, जो 9e वाला है ए वाला और जो q वाला है, इन दोनों का सम 0 होगा। यहाँ क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ नेचर ऑफ चार्ज भी निकाल सकते हैं, तो हम केवल मैग्नीट्यूड नहीं ले रहे हैं, साइन भी कैरी कर लेते हैं। देन इट इज माइनस एफ सी, एफ ए का मतलब के 9e इंटू ई ओवर 10 स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू इंटू ई ओवर 10 माइनस एक्स। एक्स हम पहले निकाल चुके हैं, एक्स तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, 10 माइनस 7.5। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, के से के कैंसिल, ई से ई कैंसिल, और बाकी स्क्वायर रूट कर देंगे। देन अगेन वी फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक एग्जैक्ट न्यूमेरिक डिजिट हमें मिल जाएगी। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं। यस सर। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अच्छा, ये तो कॉमन था, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा हम और चेंज कर दें, चेंज क्या कर सकते हैं इसके अंदर? इसके अंदर हम चेंज कर सकते हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है 9e और e, ये सेम नेचर के ना हो। लेट एक चार्ज पार्टिकल हमारे पास 9e है और दूसरा चार्ज पार्टिकल अपोजिट नेचर का है, एक ए एक बी। बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन ही ले रहे हैं, लेकिन हमने केवल इसमें साइन बदल दिया। इंस्टेड ऑफ पॉजिटिव, सेकंड चार्ज इज नेगेटिव। व्हाट डू यू थिंक? अब आपका क्या सोचना है? थर्ड चार्ज को कहाँ रखें? क्या फिर से इनके बीच में कहीं रखें? अगर तो चलो देखते हैं रखें क्या होता है। हाँ, पहले देखते हैं। जो आपने कहा सही सोच रहे हो। अगर आप थर्ड चार्ज को प्लेस करते हो समवेयर बिटवीन दीज टू, तो 9e और q ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने पे इससे फोर्स इधर जाएगा। वहीं आप नेगेटिव को देख रहे हो, तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा और इससे फोर्स किधर जाएगा? सेम डायरेक्शन में जाएगा। जब दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ गए, तो ये कभी बैलेंस करेंगे ही नहीं, बिकॉज दीज टू आर सेम इन डायरेक्शन, सो दे शुड बी एडेड। ये ऐड होते चले जाएंगे और इसके ऊपर एक नया फोर्स फील होने लगेगा, लगने लगेगा। तो फिर इससे हम ये कह सकते हैं कि बैलेंस बनेगा ही नहीं। यानी ये जो हमने पहले कंडीशन बना रहे थे 9e और e, वो तभी ट्रू थी जब दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के थे। यानी दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के थे, तब तो फिर उन दोनों के बीच में कहीं भी हम रख सकते हैं, एक तरफ से x मान के और एक तरफ से गिवन डिस्टेंस माइनस एक्स करके आंसर आ जाता है। लेकिन अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम नेचर के नहीं है, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो फिर इनके बीच में हम कहीं नहीं रख पाएंगे, क्योंकि बीच में कहीं भी आप रखोगे तो आपको हमेशा एक ही तरफ की डायरेक्शन मिलेगी, और एक तरफ का डायरेक्शन का मतलब बैलेंस पॉइंट मिलेगा ही नहीं। तो अब आपके पास क्या पोजीशन बनी? आपके पास स्थिति ये बनी कि आप या तो इसे बाहर ले जाओ ए की तरफ, या फिर आप इसे बाहर ले जाओ बी की तरफ। दोनों तरफ ले जा सकते हैं, क्यों? ठीक है ना। अब पहले हम ए की तरफ सोचते हैं। मान लो हमने ए की तरफ इसको रख दिया क्यू चार्ज को, तो क्या होगा? जो ए वाला है ये तो इसको पॉजिटिव है, रिपेल करेगा, और नेगेटिव वाला अट्रैक्ट करेगा। भाई नेगेटिव वाला जो है वो अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव वाला रिपेल करेगा। तो डायरेक्शन तो दोनों फोर्सेस की अपोजिट आ गई, पर हो क्या रहा है? जो फोर्स है इट इज के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो फोर्स डिस्टेंस के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का नुकसान क्या हुआ? एक तो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा था, पहले से ही 9 ही है, और दूसरा इनके बीच का डिस्टेंस कम हो गया। तो एक तो मैग्नीट्यूड ज्यादा हो गया, लॉजिकल सोचे, अभी हम न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगा रहे, और दूसरा आर की वैल्यू कम हो गई। पता चलता है कि ए से लगने वाला फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, और ये ए से लगने वाला फोर्स इतना ज्यादा हो गया कि ये दूसरे फोर्स को डोमिनेट करने लगेगा, मतलब बहुत बहुत बढ़ जाएगा। तो दूसरा फोर्स मायने नहीं रखेगा, तो ये इक्विलिब्रियम बना ही नहीं पाएगा। नहीं बनाने का रीजन
एक तो मैग्नीट्यूड ज्यादा, ऊपर से डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस कम। हाँ, ऐसे केस में आपको याद रखना है पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज हमेशा स्मॉलर मैग्नीट्यूड की तरफ होगी। जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है ये हमेशा उसकी तरफ होती है। इन दोनों में 9e और e में जो नेगेटिव साइन है वो तो केवल नेचर ऑफ चार्ज की वजह से है, वो बता रहा है कि नेगेटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड तो e वाला कम है ना। जब मैग्नीट्यूड e वाला कम है तो पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज हमेशा e की तरफ आएगी। यानी दोनों में आप तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, और जिसका भी मैग्नीट्यूड कम होगा साइन को इग्नोर करके आप उधर ले जाओगे। तो हमें याद रखना है चार्ज हमेशा कम वाले मैग्नीट्यूड की तरफ ही होता है। तो ये डिस्टेंस यहाँ होगी x। अब आप यहाँ देखोगे तो नेगेटिव वाला इस पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा होगा और पॉजिटिव वाला इस पॉजिटिव को रिपेल कर रहा होगा। तो आपको पता चल जाएगा ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अपोजिट डायरेक्शन में जाने की वजह से ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे। FA और FB इक्वल हो जाएगा। अब हम जब FA से डिस्टेंस लेंगे तो वी राइट इट के 9e इंटू क्यू ओवर 10 प्लस एक्स होल स्क्वायर। दूसरी तरफ बनेगा k इंटू e इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और पहले की तरह इसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ तक दो तीन चीजें उम्र क्लियर हो गई। पहली चीज क्या क्लियर हुई कि अगर सेम नेचर है तो इक्विलिब्रियम बीच में मिलता है, अगर अपोजिट नेचर है तो बाहर जाएगा, और बाहर भी किधर जाएगा, जिधर कम वाला चार्ज होगा, है ना। हाँ बिल्कुल, जो टर्म कैंसिल हो सकती है कैंसिल कर देंगे। अगेन के ई क्यू और अंडर रूट कर देंगे, देन इट बिकम 3/10 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/x। स्क्वायर रूट करने पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स, देन 2x इज इक्वल टू 10, सो x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो x से 5 सेंटीमीटर बाहर की तरफ। नाउ दिस टाइम वी गेट इन इक्विलिब्रियम। डन हो गया? ठीक है। वैसे अभी तो हम आसान सी बात कर रहे हैं, लेकिन एक ये जो कूलाम्स लॉ है ये कई बार यूनिवर्सल लॉ की तरह भी नहीं होता। इसके अंदर कुछ कंडीशंस भी आएंगी जिनको हम समझ सकते हैं, है ना। और एक बच्चा पूछ रहा था क्या ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल रिलेटिविटी को भी फॉलो करता है, तो आप इसको देखोगे, अभी डिस्कस करेंगे फिर उन चीजों को भी। इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन नंबर 3। पहला फर्स्ट था, सेकंड थर्ड, और क्या बनता है इसको भी हम सोचते हैं। मान लो ये हमारे पास एक 5 नहीं 4 लेते हैं, 4e, और ये दूसरे इसके ऊपर चार्ज है e। अब क्वेश्चन बनेगा, पहले क्वेश्चन समझते हैं, अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे कि क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या लॉजिक लगाते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनेगा, उसमें कहा जाएगा एक थर्ड स्फीयर है जो अनचार्ज है, उस अनचार्ज स्फीयर को हम सबसे पहले कांटेक्ट में लेके आते हैं ए के, फिर वो कहेगा इस थर्ड स्फीयर को कांटेक्ट में लेके आते हैं बी के, फिर वो कहेंगे कि इसको देन हम हटा देते हैं। तो आपको बताना है कि कहाँ इक्विलिब्रियम में क्या फोर्सेस बनना होगा, या फोर्स में क्या चेंजेस आएंगे, या क्या प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है, ये चीजें हमसे पूछी जाती है। तो थर्ड स्फीयर था आपके पास अनचार्ज, जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि उसे ए के कांटेक्ट में रख दिया, तो आप ए के कांटेक्ट में रखने पे क्या होगा, ये शुरुआत में तो अनचार्ज है, आपने इसके कांटेक्ट में रखा है 4e, तो ये आपस में चार्ज का शेयर कर लेंगे, ये कुछ इधर देगा, ये भी कुछ इधर देगा, और ऐसे में जो एवरेज चार्ज बनेगा वो एवरेज चार्ज आ जाएगा 4e प्लस 0/2 इज इक्वल टू 2e, यानी दोनों के ऊपर इतना चार्ज आ गया। और ये जो हमारे पास a था जिसपे पहले चार्ज 2e था, अब इसके ऊपर चार्ज 2e 4e नहीं रहेगा, बल्कि कितना रह जाएगा 2e। और ये जो हमारे पास अनचार्ज था, पहले तो ये अनचार्ज था, अब इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा 2e, फिर इसको भी आप कैरी करोगे, हटा लोगे, और हटा के आप इधर ले आओगे। जब आप इसे दूसरे के कांटेक्ट में रखोगे तो क्या होगा, जो दूसरा वाला है अब पहले से वो चार्ज कैरी करके ला रहा है 2e, और न्यूट्रल के कांटेक्ट में रख दिया, नतीजा क्या होगा, ये दोनों भी एक दूसरे से शेयरिंग करने लगेंगे।
अब जो नया चार्ज आएगा वो कितना हो गया 2e प्लस e अपॉन 2, इसका मतलब 3e अपॉन 2। डन। अब आपने इसको हटा दिया, क्वेश्चन में कहा गया कि अब आपने इसको हटा दिया थर्ड वाले को। अगर आप हटा देते हो तो क्या होगा, जैसे ही आप इसको हटाओगे ये डायग्राम पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड बदल चुका होगा। अब हाँ बिल्कुल बिल्कुल चार्ज बदल चुका होगा। अब पहले वाले पे चार्ज कितना आ जाना चाहिए 2e, और दूसरे वाले पे चार्ज कितना आ जाना चाहिए 3e अपॉन 2। ठीक है, और रेस्ट डिस्टेंस सेम है, तो वहां से हम आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब भी कभी तीसरे चार्ज को कांटेक्ट में लाएंगे तो तीसरे चार्ज का काम क्या होता है, केवल शेयरिंग करना होता है, आपस में एक्सचेंज करना होता है। जब भी कभी किसी के कांटेक्ट में ये दूसरी सरफेस आती है तो वो हमेशा एक दूसरे से चार्ज को शेयर करते हैं, है ना। लिखिएगा, एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। क्वेश्चन लिख लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद अगली बार दिखा दिया करेंगे आपको लिखे हुए क्वेश्चन। लिखना, टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज्ड, टू सिमिलर एंड इक्वल चार्ज्ड मेटेलिक स्फीयर repel each other with a force of 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। दो इक्वल हैं, Q1 भी Q के बराबर है और Q2 भी Q के बराबर है, ये दोनों इक्वल हैं। इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है 2 into 10 to the power minus 5 न्यूटन। थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर C, थर्ड अनचार्ज्ड स्फीयर C is in touch with A and then placed exactly midpoint. What is net force on C? आपको बताना है C के ऊपर कितना फोर्स होगा। क्वेश्चन क्लियर है? अब आप एक मिनट सोच के आंसर ये ढूंढ सकते हो क्या बनना चाहिए इसमें आंसर। पहले तो ये न्यूट्रल वाला ए से कुछ चार्ज छीन लेगा। ठीक बात है, ए से जो चार्ज यानी कम हो जाएगा। हाँ, तो हम ऐसा कहें ना कि पहले क्या था, ए और बी एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए थे। मान लेते हैं ये डिस्टेंस x थी, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो तो यही बनना होगा के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, और उसकी वैल्यू 2 into 10 to the power minus 5 होगी। इनिशियल तो यही था। अब सी वाले को ए के कांटेक्ट में रखा, तो जो आपने कहा कि ये चार्ज छीन लेगा यानी आपस में शेयर कर लेगा, तो नया चार्ज कितना आ जाएगा, जो नया चार्ज होगा वो होगा 0 प्लस क्यू अपॉन डिवाइडेड बाय 2। ठीक बात है, Q/2। यानी अब ए के ऊपर चार्ज कितना रह जाएगा Q/2, और सी के ऊपर भी कितना रह गया Q/2। ठीक है, अब क्या करा, इस सी वाले चार्ज स्फीयर को यहां से उठाया और उठा के इन्होंने इसे ठीक बीच में रख दिया। अगर बीच में इसको रख देते हैं तो फर्क पड़ेगा, एक मिनट, बीच में रख देते हैं तो फर्क पड़ेगा इसके ऊपर। और फर्क क्या पड़ेगा, मान लो आप यहां रख देते हो सी को, तो अब सी के ऊपर चार्ज कितना आ चुका है Q/2, है ना। इसके ऊपर नेट फोर्स पूछा है, तो अब सी पे फोर्स कौन लगाएगा भाई। एक बड़ा चेंज तो ये हुआ, बी भी लगाएगा। एक बड़ा चेंज ये भी हुआ कि दोनों के बीच का गैप भी कम हो गया। अब ये जो फोर्स लगा रहा होगा इसका नेचर रिपल्सिव होगा, आउटवर्ड है, और बी जो फोर्स लगा रहा होगा उसका नेचर भी रिपल्सिव होगा, वो आउटवर्ड है। अच्छा, हम कैलकुलेशन तो बाद में करते हैं, जरा आप एक बार सोचो और बताना कौन सा फोर्स आपको बड़ा लग रहा है, ए से या बी से लगने वाला।
कौन सा फोर्स बड़ा होगा? ये दोनों बराबर लग रहे हैं। एक मिनट, शायद बी वाला ज्यादा बड़ा होगा। रीजन ऐसा क्यों लगा आपको सोचने का? चार्ज हाँ हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड इस साइड से ज्यादा है, इस साइड से बिल्कुल क्यू एंड बिल्कुल क्यू सही बाई बात है। टू है, इस साइड से एक क्यू बाई टू एंड क्यू बाई टू है। बिल्कुल सही बात है, एक तरफ से चार्ज Q बनना है और एक तरफ से चार्ज Q/2 बनना है। तो जिधर चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा। यानी अगर हम रिजल्टेंट भी कैलकुलेट करें तो रिजल्टेंट हो जाएगा FB माइनस FA, ठीक है ना। और FB का मतलब हो गया KQ/Q/2 ओवर x/2 होल स्क्वायर, और FA का मतलब हो जाएगा K/Q/2 ओवर x/2 होल स्क्वायर। जो टर्म कॉमन आती है उसको कॉमन ले लेते हैं और फिर हम जो अपनी इनिशियल वाली इक्वेशन थी वहां से इसको डिवाइड कर देंगे। देखो ये सब तो कॉमन आ ही रहा है, r/2 भी कॉमन आ गया। ब्रैकेट में बचेगा केवल 1/2 माइनस 1। 1/2 क्यों आया? क्योंकि ये जो था इसमें से 1 आया है और दूसरी तरफ 1/2 आया, 1 माइनस 1/2 बचा। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं और जो हमारी पहले वाली इक्वेशन थी जब हमने कोई भी चार्ज नहीं दिया था उस समय ये फार्मूला था, इससे इसको डिवाइड कर देते हैं, आंसर आ गया। असल में क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको बेसिक चीजें अगर समझ में आ रही हैं जो आप कर पा रहे हो तो फिर आप क्वेश्चन निकाल लोगे, बना लोगे। केवल हमें ध्यान देना है कि हमें एलिमेंट्री आइडिया क्लियर है या नहीं है। अगर है तो क्वेश्चन का कहानी कैसे भी लिख दो वो समझ में आ जाता है ना। सर ठीक है, इसमें एक और कंडीशन होती है, वो भी थोड़ा सा अलग ही होती है और उसको भी देखते हैं कि याद रखना है आपको। अगर नहीं याद है तो लिखिएगा, इसको लिख लेना, फिर इसको समझा रहा हूं। और इसमें कंडीशन भी है, ऐसे भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ये थर्ड कंडीशन है। कल जो हमने करा था बेसिक फार्मूले थे कूलम्ब्स लॉ के, फिर हमने करा कंडक्शन के ऊपर जो बन सकते हैं। आज जो करा रहे हैं ये करा रहे हैं कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। और अब इसी का एक फोर्थ पार्ट भी है, फिर मिसलिनियस शुरू हो जाएंगे। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं ताकि उसका सॉल्यूशन बना पाए। लिखना, टू स्मॉल स्फेयर each of mass 10 to the power minus 6 kg are suspended from a point by silk thread 50 centimeter long. They are equally charged. And repel each other to a distance of 20 centimeter apart. Calculate charge on each. ये कंडीशन ये बनती है। देखो इनको ऐसे क्वेश्चनों में क्या कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चनों में ये कहा गया कि हमारे पास कोई सभी एक पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक जगह है जहां से हम दो स्फीयर को धागे में बांध के लटका देते हैं, एक इधर और एक इधर। ये जो धागे में हमने स्फीयर सस्पेंड किए हैं इनका चूंकि सेम चार्ज के हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल भी करेंगे। रिपेल करके ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट बना लेंगे। ये वाला थोड़ी देर के बाद इधर आ जाएगा, ये ए है, और जो बी वाला है वो अपनी पोजीशन से शिफ्ट होके आगे की तरफ आ जाएगा, ये बी पॉइंट है। एक ए है एक बी है और इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। तो फिर अब आपसे ये पूछा गया है इनके बारे में या इनकी प्रॉपर्टी बतानी है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू पूछ सकते हैं, कहीं चार्ज पूछ सकते हैं, कहीं डिस्टेंस पूछ सकते हैं, पर क्वेश्चन का बेसिक ऐसे ही बनता है। जब भी कभी
जब भी कभी कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो आप सोचो इसमें कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। ये तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन हो गया, ये ए है, ये बी है, और ये दोनों के बीच का सेपरेशन है। इनका मिड पॉइंट जो था जहां पे ये पहले फ्री फॉल के समय थे, वो कोई ये पॉइंट रहा होगा, ये मिड पॉइंट रहेगा बीच का पॉइंट। ठीक है उमर, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ। अब इसके अंदर फोर्सेस देखते हैं कौन कौन से होंगे। ये थोड़ा अलग कंडीशन है तो इसको नोट भी कर लेना, ध्यान भी रखना है। फोर्सेस कौन कौन से होंगे? एक तो चूंकि दोनों स्फीयर, हाँ फिर से बोलो। एक तो वेट का होगा, ठीक है, ठीक बात है। एक तो इनका वेट होगा, और वेट होगा वर्टिकल डाउनवर्ड। वेट तो हमेशा नीचे ही लगता है, और अगर इनके अंदर मास है तो वेट का होना तो स्वाभाविक है, नेचुरल है, नीचे आएगा। ठीक है। सेकंड, एक होगा इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको रिपेल कर रहा होगा, वो हॉरिजॉन्टल साइड में होगा। ठीक है। थर्ड फोर्स होगा इस स्ट्रिंग में टेंशन, और टेंशन, हाँ टेंशन किधर आती है? टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स स्टेशनरी पॉइंट। स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है? ऊपर की तरफ। तो एक फोर्स ही आएगा। तो हमारे पास ये तीन फोर्स मिलने लगे, एक एफ, एक टेंशन, और एक mg। अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी संतुलन है, बैलेंस है, तो ये सारे फोर्स एक दूसरे को रोके हुए हैं। और ऐसी कंडीशन में वैसे हमने एक फार्मूला है लैमीज थ्योरम पे बेस्ड वेक्टर्स के अंदर, हाँ अगर याद है तो ठीक है, और याद नहीं है तब भी कोई बात नहीं, फिर से देखते हैं लैमीज थ्योरम में क्या फार्मूला लगाते थे। और उसके अंदर हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन आइडेंटिफाई करनी होती है। तो आप मोटा मोटा ऐसे याद रखो, ये कई जगह एप्लीकेबल होगी। हॉरिजॉन्टल फोर्स ये वाला ओवर ट्राइंगल की हॉरिजॉन्टल साइड, इसी ट्राइंगल की हॉरिजॉन्टल साइड कौन सी है? BC। फिर टेंशन सेकंड, और जो टेंशन वाली साइड है ओवर वो यानी OB इज इक्वल टू थर्ड फोर्स वेट mg, और डिनोमिनेटर में थर्ड साइड यानी OC। हम ऐसा कह सकते हैं हमारे पास ये तीन फोर्स हैं और हमारे पास ये तीन साइड है, तो जो फोर्स हमारे पास होगा उसके करस्पॉन्डिंग साइड आ जाएगी। जैसे हॉरिजॉन्टल फोर्स लिया हमने तो हॉरिजॉन्टल साइड आ गई, आपने वर्टिकल फोर्स लिया तो वर्टिकल साइड आ गई, आपने थर्ड फोर्स लिया तो थर्ड साइड आ गई। तो तीन फोर्स लिए और तीन साइड आ गए। ये डायग्राम ड्रॉ कर लें, और डायग्राम ड्रॉ करने के बाद इसके साथ ये एसेंशियल कंडीशन नोट कर लें। ये स्थिति याद रखनी है। ठीक है। अब हम उस क्वेश्चन को देख रहे हैं जहां से शुरुआत हुई थी। ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन है, सब जगह ट्रू होगी। जो शुरुआत हुई थी उसमें कहा गया है, एक तो हमसे मास दिया है, मास देखो 10 टू दी पावर -6 kg का दिया हुआ है। फिर हमसे कहा गया है लेंथ थ्रेड की, धागों की लंबाई 50 सेंटीमीटर दी हुई है। फिर हमसे कहा गया है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, और दोनों के बीच की डिस्टेंस A से B तक की 20 सेंटीमीटर है। जी के बारे में देने की जरूरत नहीं है, सबको पता होता है 9.81, और Q के बारे में हमसे पूछा गया है। सही है। तो अब इतनी सारी वैल्यू है, वापस देखते हैं फार्मूले में हम Q किस किस से निकाल सकते हैं। अगर ये तीनों इक्वेशन इक्वल है तो इसमें ये बीच वाला जो सेक्शन आ रहा है ना टेंशन वाला, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ रही इस क्वेश्चन में, पर हो सकता है किसी और क्वेश्चन में जरूरत पड़े। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं। इसकी जगह हम पहले और तीसरी वाली इक्वेशन जो है उसे बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अगर हम इसे बैलेंस करते हैं तो हम लिखेंगे F/BC इज इक्वल टू mg/OC। ठीक है। F की जगह F का जो बेसिक फार्मूला है वो लगा देते हैं, KQ² ओवर डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का मतलब R², साथ में BC इज इक्वल टू mg/OC। हमें वैल्यू फाइंड करनी है Q की, सारी वैल्यू हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, mg इंटू डिस्टेंस स्क्वायर इंटू BC ओवर OC
और क्या बचता है हमारे पास, एक के बचता है। अब आप चेक करो, क्या आपको एम की वैल्यू गिवन है? गिवन है साहब। जी पता है? जी भी पता है। आर भी पता है, दोनों के बीच का। बीसी और ओसी के बारे में भी पता है, के बारे में भी पता है। इसका मतलब अब हमें केवल वैल्यू लगानी है और आंसर आ जाएगा। देखो, अगर डाउट है तो मैं डायग्राम फिर से स्लाइड कर रहा हूँ, आप देखना। यार थोड़ा अटक रहा है। ठीक है, हो गया क्लियर आपको? बीसी कितना होगा? बीसी 20 है शायद। हाँ नहीं, ए बी 20 है, उसने कहा दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 20 है, तो बीसी तो उसका आधा हो गया ना। लेकिन पहले तो बोल रहा है 50 सेंटीमीटर। वो थ्रेड की लंबाई है, धागों की लंबाई है। हाँ हाँ, हाँ, थ्रेड थ्रेड की, हाँ सर, हाँ सर। ये 20 है, ये थ्रेड की है 50 सेंटीमीटर, यहाँ वाला ये 20 है। ठीक है, बीसी हो जाएगा 10। हाँ बीसी हो जाएगा 10, बिल्कुल सही है। ओसी ओसी कितना होगा? ये ओसी की वैल्यू निकालने के लिए हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाइपोटेनियस वाला फार्मूला लगा दें। भाई ये हाइपो आ गया। हाँ, ओबी कितना होगा फिर? वो तो वही से निकलेगा। ओबी भी 50 है, ये तो दोनों थ्रेड है। ओबी हाँ, ओबी है 50, ये 10, हाँ सर, ये निकलेगी फिर। ये निकल आएगा ना। हाँ हाँ सर। या तो हम इससे निकाल लें, या फिर हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी लगाते हैं, अभी करते चले जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला से भी। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाँ स्क्वायर प्लस हाँ, हटा दें इसको। जी सर। नोट कर लिया ना आप? जी जी। अच्छा, ये डायग्राम आपको ऐसे ही मिले ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। यानी कंडीशन हमें यही बनानी है, लैमीज थ्योरम यूज में लानी होगी। उसमें वो ये भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, उसमें कहा गया कि दो चार्ज एयर बैलून है और दोनों चार्ज एयर बैलून हवा में फ्लोट कर रहे हैं, है ना, बैलून है। तो पता चलता है डायग्राम ऐसे बन गया, और यहाँ से कोई वेट है जहां से ये बंधे हुए हैं, ये सस्पेंडेड है। अब रेस्ट कंडीशन सेम, डायग्राम वही है, लेकिन केवल क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया। तो ये डायग्राम रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया पहले वाले का। उसमें भी लेंथ दी हुई है और इसके अंदर भी चार्ज दिया हुआ है, और इसमें वेट की जगह अपथ्रस्ट काउंट करती है। बस एक अंतर आ गया कि वेट की जगह अपथ्रस्ट काउंट करने लगेगी। अपथ्रस्ट वो पार्ट जो इसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना। रेस्ट रिमेन सेम, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना। वेट की जगह अपथ्रस्ट का काउंट कर लेंगे, फिर आंसर आता चला जाएगा। नेक्स्ट देखना, ये जितने क्वेश्चन कर रहे हो इसमें तो किसी में ऐसा कंफ्यूजन नहीं है? नहीं सर, नहीं। नहीं है, ठीक है। और हमने ये भी कह रहे थे कि बार बार फोर्सेस को बैलेंस करना है अधिकतर जगह, और अगर आप फोर्स से क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आप इसके आगे के क्वेश्चन भी समझ पाओगे, कर पाओगे। दो चार क्वेश्चन तो खैर सब जगह अलग होते ही हैं, पर इम्पोर्टेंट है कि हम कर पाए, समझ पाए। बाकी तो रीजनिंग होती है ना बहुत सारी जगह। जैसे एक जगह ये दिया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या बनाते हो आप। लिखना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 microcoulomb, each equal to 4 microcoulomb are placed along x-axis, are placed along x-axis at x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 8 meter. Find force on charge 1 coulomb at the origin. ओरिजिन पे जो 1 कूलम है उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें बताना है। यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम है, यहाँ भी 4 माइक्रोकूलम है, और यही है 2, 4, 8, और ओरिजिन पे रखोगे तो हमें बताना है फोर्स कितना होगा। निकाल सकते हैं? चलो मदद करो, आप कैसे करेंगे?
लेबलिंग कर लेते हैं, इसका नाम ए रख लेते हैं, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ठीक है, ओ पे निकालना है। पहले निकालेंगे ए की, ए कितना ए से, करेगा एग्जैक्ट, ठीक है, बी फिर सी। ठीक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि स्ट्रेट लाइन में है तो सारे के सारे फोर्सेस कैसे होंगे, स्ट्रेट लाइन में ही होंगे, एक ही तरफ चल रहे होंगे, तो फिर दे शुड बी एडेड। और एडेड होने पे इनमें एक सिमिलरिटी डेवलप होगी। सिमिलरिटी क्या है, हर बार के भी कॉमन आ जाएगा, सभी के लिए के सेम होगा, सबके लिए ओरिजिन पे रखा चार्ट सेम है, सबके लिए बाहर वाला चार्ट सेम है। अंतर आएगा केवल डिस्टेंस का, एक में 1, दूसरे में 2 और तीसरे में 8 आएगा। और ये इंफिनिटी तक जा रहा है तो ये इनफाइनाइट सीरीज भी बना रहा होगा, यानी एक जगह 1 स्क्वायर और दूसरा 1/2 स्क्वायर, फिर 1/4 स्क्वायर। हाँ, इस तरह से ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। और इसे क्या कहते हैं, ऐसी सीरीज को क्या बोलते हो, ऐसी सीरीज को शायद 10th में मैथ्स में पढ़ा हो, एपी जीपी याद है? वैसे हाँ, तो ये बन जाती है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेसिव सीरीज यानी जीपी। और जीपी का जो फार्मूला बनता है, थोड़ा सा मैथ्स का पार्ट जरूरी है, याद रखना है ना। तो उसके लिए मंडे से जो क्लास होगी उसमें मैथ्स का भी कराएंगे आपको ना, क्योंकि बायो वालों के साथ एक दिक्कत ये होती है कि उनका मैथ्स वाला पार्ट थोड़ा सा वीक हो जाता है, और इसलिए तो ये हो जाता है a/1 - r। a का मतलब फर्स्ट फंक्शन और r का मतलब दोनों के बीच का डिवीजन। तो 1/1 - 1/4, आंसर इज 4/3। तो इन सब का सम 4/3 बन जाता है। और बाकी वैल्यू आपको पता है, k की पता होगी, q की पता होगी, दूसरे q की पता होगी, r की वैल्यू पता है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन एक और देख लेते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिएगा, इसमें ना तुम्हारी एक बड़ी सिमेट्रिकल चीज होती है, वही बताना चाह रहे थे। लिखिएगा, 4 चार्ज पार्टिकल each of magnitude 2 coulomb, 4 charged particle each of magnitude 2 coulomb are placed at each corner of square, at each corner of square having side 3 centimeter, having side 3 centimeter. Find resultant force, find resultant force of 1 coulomb placed at the center of स्क्वायर। ये हमारे पास एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के अंदर यहाँ 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, ये भी 2 कूलम है, और यहाँ सेंटर में हमने एक चार्ज रख दिया 1 कूलम। आपसे कहा गया है इस 1 कूलम पे कितना फोर्स लगेगा, ये बताओ। आई थिंक 0। रीजन, सर अगर पहले ए का लेंगे ओ पे तो डायरेक्शन फोर्स की ए की तरफ होगी। ठीक बात है। अगर सी की तरफ लेंगे तो सी की तरफ डायरेक्शन होगी, तो ये फोर्स सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो सेम आपने सही पहचाना कि ये सारे फोर्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन इसे हम प्रॉपर्टी को रूल की तरह भी बना लेते हैं। रूल का मतलब क्या हो गया, हम ये कह सकते हैं जब भी कभी ऐसा कोई शेप हमें मिलता है तो इस शेप के अंदर आपको याद रखना है कि अगर ये सिस्टम में इक्वल है, यानी कोई यूनिफॉर्म बॉडी है। यूनिफॉर्म बॉडी का मतलब ऐसी बॉडी जिसकी सारी साइड्स इक्वल है और उस बॉडी के ऊपर इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रखा जाएगा, तो सेंटर पे फोर्स हमेशा 0 ही आएगा, आंख बीच के 0 आएगा।
रीजन आप सही बता रहे हो कि ए की वजह से जो फोर्स लग रहा होगा ये बाहर की तरफ होगा, बी की वजह से जो फोर्स होगा ये भी बाहर की तरफ होगा, सी से भी फोर्स आउटवर्ड, डी से भी फोर्स आउटवर्ड, सारी चीजें इक्वल हैं, तो ये पेयर में एक साथ कैंसिल कर देंगे, यानी एफ ए एफ सी को कैंसिल करेगा, एफ बी एफ डी को कैंसिल करेगा, और जब ये सब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लगेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स एफ जीरो आ जाएगा, ये रिजल्टेंट जीरो बन जाएगा। ठीक है ना, ये बात ठीक है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि हम स्क्वायर में ही ऐसा कहें, बात हो रही है रेक्टेंगुलर की, सॉरी यूनिफॉर्म की। यूनिफॉर्म मीन हैविंग सेम बॉडी। आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इसकी जो नंबर्स हैं, साइड्स हैं, वो कैसी है, थोड़ा ऑड है भाई, या तो 4 थे तो इवन नंबर थे, लेकिन इसमें भी ऐसे ही होगा। अगर आप इसके अंदर भी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दो हर एक कॉर्नर के ऊपर, और सेंटर पे आपसे कहा जाए कोई भी बॉडी रखे कि भाई इसके ऊपर लगने वाला फोर्स बताओ, तो फोर्स यहाँ भी जीरो होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म बॉडी पे अगर चार्ज इक्वल रख देते हैं तो वो जीरो ही आएगा। यही नहीं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कोई पेंटागन है, 5 साइड है, हैविंग यूनिफॉर्म साइड्स, या रेगुलर पेंटागन कहेंगे, शेप थोड़ी सी डिफर हो जाएगी रेगुलर होते, और इस पे भी इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया जाए, तो फिर सेंटर पे पूछें तब भी आप क्या कहोगे, जीरो ही आएगा। सही है ये बात तो। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं। चेंज क्या कर देते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, कह देते हैं कि हमने है तो स्क्वायर, लेकिन इंस्टेड ऑफ 4 साइड हमने यहाँ एक साइड पे हटा लिया, अब सेंटर पे फोर्स पूछा जाएगा, आप क्या करोगे, आप है तो कैंसल, एक ही का होगा फोर्स, एक ही का होगा, स्क्वायर में पहचानो गई। ऐसे ही जब हम ट्राइंगल की बात करेंगे तो ट्राइंगल में भी पूछेंगे, तो आप क्या करोगे कि बॉडी तो यूनिफॉर्म है, तो हम 2 से निकालेंगे नहीं, बल्कि हम 1 से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें पता है जैसे ये तीसरा चार्ज आएगा रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, तो जरूरत नहीं है कि हम 2 से निकालें, बल्कि हम तीसरे से निकाल लें, है ना, बात वही आएगी। इन सिमिलर वे अगर आपके पास कोई पेंटागन है या हेक्सागन है और उसमें भी एक साइड पे गायब है, तो आपको क्या करना है, जिस साइड पे गायब है आप उस साइड से निकाल लो। जैसे यहाँ पे सपोज करो ये हमारे पास पेंटागन था, इसकी 4 साइड पे रखा हुआ है, लेकिन एक साइड पे चार्ज नहीं रखा हुआ। अब इन्होंने कहा कि आप सेंटर पे निकालो भाई कितना फोर्स लग रहा होगा, तो एक मेथड तो ये हुआ कि हम चारों साइड से निकालते चले जाए, और दूसरा मेथड क्या हुआ, हम ये सोचे कि अगर हमारे पास 5वां चार्ज भी होगा तो फिर यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा, यानी ये 5वां चार्ज, 5th चार्ज उतना ही फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है जितना कि ये 4 मिलके कर रहे हैं। तो बजाय इसके कि हम इन चारों से निकालें, 5वें से निकालें तो आसान हो गया। जैसे आप 5th चार्ज लेके आओगे रिजल्टेंट जीरो हो गया, और आपको पता चल गया रिजल्टेंट जीरो आ गया। तो ये प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, यानी इंस्टेड टू कैलकुलेट ऑल रेस्ट 4 हम किसी एक का निकाल लें और उससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस प्रॉपर्टी का यूज भी कर लेना या कर सकते हैं। देखते हैं एक और, किसमें क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन वगैरह थोड़ा बहुत याद है आपको, डिफरेंशिएट करना थोड़ा बहुत आता है, चलो उसको भी शुरू कराएंगे। तो थोड़ा सा आता है, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, अगर कर पाते हैं तो, नहीं कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं। लिखना 2 small charged sphere, 2 small charged sphere contain charges plus Q1 and plus Q2, plus Q1 and plus Q2. Charge dq is removed from sphere. Charge dq is removed from sphere carrying charge q1 and transferred to other. Find charge on each sphere for maximum electric force between them. यहां थोड़ी सी जरूरत पड़ती है मैथमेटिकल फंक्शन की,
देखते हैं, ये हमारे पास एक स्फीयर है Q1, इसके ऊपर से हमने थोड़ा सा चार्ज हटा दिया dq। ये दूसरा स्फीयर है Q2, ये स्फीयर यहाँ से हटाया और इसको दे दिया गया। आपसे पूछा गया है इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या रही होगी ताकि इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो जाए, है ना, यानी कितना निकाल दें ताकि जो नया फोर्स है वो मैक्सिमम हो जाए। तो देखो क्या हो सकता है, हमने ट्रांसफर चार्ज तो माना है dq, इसका मतलब पहले वाले स्फीयर पे, फर्स्ट स्फीयर पे नया चार्ज कितना हो गया, पहला वाला स्फीयर देखें तो इस पे चार्ज बन गया, हाँ ठीक बात है, और सेकंड पे कितना रह जाएगा, Q2 plus dq। Q2 plus dq। नाउ न्यू फोर्स F is equal to K Q1 minus dq, और सेकंड में Q2 plus dq ओवर r स्क्वायर, ये आ जाएगा फोर्स, ठीक है। और मैक्सिमम की कंडीशन हमें याद रखनी है, जब भी कभी ऐसे कंडीशन बनती है और मैक्सिमम फोर्स पूछा जाता है, डिस्टेंस पूछी जाती है, दोनों ही बातें पूछ सकते हैं, Q या R, तो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा, जैसे हमसे यहाँ चार्ज पूछा है तो चार्ज के रिस्पेक्ट में कर दो, डिस्टेंस पूछी है तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में कर दें, df ओवर d dq, यहाँ dq का मतलब उस चार्ज से है जिसको हम मूव करा रहे हैं, dq इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन हमें इसके अंदर लगा देंगे, यानी इस फोर्स को dq के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो पहले हम इस फोर्स को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को कितना बचेगा, k और r स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते चलते हैं, एक आ गया Q1 Q2, दूसरा बन गया Q1 dq, तीसरा स्टेप बना Q2 dq, और चौथा बना dq स्क्वायर, और ये बन गया हमारे पास f। इसे हम f को यहाँ रखते हैं और डिफरेंशिएट कर दें डिफरेंशिएट, डायरेक्ट बता सकते हैं कितना बनेगा, नहीं, जैसे Q1 Q2 है, अगर हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं चार्ज के रिस्पेक्ट में तो ये वैल्यू 0 हो जाती है, ये बचेगा Q1, दूसरा कितना बचेगा Q2 माइनस 2 dq इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, dq इज इक्वल टू, अगर यहाँ मैथ्स वाला समझ में नहीं आया हो तो समझा देंगे, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते लेकिन आने चाहिए, जरूरत हमें आगे भी पड़ेगी, ये वैल्यू बन जाती है dq की, नोट कर लो अगर आपने समझ में आ गया तो। ये आएगा, ये जो 1 आएगा, ये माइनस आएगा Q1 वाला, हाँ बिल्कुल सही है, फाइनल चार्ज अगर आपको निकालना होगा तो Q1 माइनस dq कर देंगे ना, अगर हमें फाइनल चार्ज निकालना है तो हमें तो Q1 माइनस dq करना था, तो Q1 तो ऐसी रहा, dq की वैल्यू जो आपने यहाँ से कैलकुलेट करी है इसको आप लगा दो इसके अंदर, गुड, Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 वैल्यू लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, लगाओ वैल्यू लगाओ और चेक करो। लगाइए, आपने वैल्यू लगाई यहाँ पे, यहाँ पर निकाला हमें dq इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, ठीक बात है, देन इट बिकम Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय, हाँ 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 कुछ पूछना चाह रहे हो, यहाँ पे आएगा ना ये माइनस Q1 माइनस Q2 है ना, एक ही प्लस लिखा है आपने, ये किसको बोले, नहीं इसलिए लास्ट वाला जो ये यहाँ पे, हाँ तो इसलिए Q1 Q2 हो गया प्लस Q1 dq हो गया माइनस Q2 dq हो गया और माइनस dq स्क्वायर हो गया, जो लास्ट वाला है ना उसका, जो आपने रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में ये dq इज इक्वल टू
हाँ Q1, हाँ Q1 माइनस Q2 अपॉन 2 लिखा है। ये है ना Q1 माइनस। हाँ देखो ये है ना, आप इसको अपोजिट साइड ले जाओगे तो ये कितना हो जाएगा? ये सर वही वही Q1, मुझे लगा था कि यहाँ पे आपने लिखा है Q1 प्लस Q2, लेकिन ये अच्छा माइनस है, ठीक है। ठीक है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 2D। तो हमने यहाँ से Q1 भी कैलकुलेट कर लिया और Q2 भी कर लिया। आज इससे पहले आपका कौन सा क्लास हुआ है अभी? सर बॉटनी लिया था। ठीक है, तो चीजें समझ पा रहे हो? जी सर। नहीं तो इसमें तो आपको परेशानी नहीं आ रही है, हमें केवल थोड़ा सा आगे बढ़ते चले जाएंगे तो देखते हैं कितना कोशिश करते हो, कितनी मेहनत करते हो। लेकिन हमेशा क्या है ना, चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी हमें प्रैक्टिस करनी है और चीजों को समझना है। तो अंडरस्टैंडिंग आपकी ठीक है, आप आसानी से कर रहे हो, बस अब हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस रेगुलर चाहिए होगी ताकि हम वो चीजें समझ पाए और कर पाए। फोकस रहो अपने गोल पर। चार्जेस का वैल्यू कितना आएगा? चार्जेस की वैल्यू बननी है Q1 प्लस Q2 ओवर 2, साइड में निकाली है मैंने वहाँ पे। सर इसको स्क्रीन नहीं आ रही है आपकी। अच्छा 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 अच्छा, एक मिनट वेट करो, स्क्रीन नहीं आ रही है। अब क्या दिखाई दे रहा है आपको? हाँ सर। असल में जियो पे हमने कम लिया है ना क्लास। आप एक मिनट चेक करना जितने आपने अब तक किए हैं। जी सर। सर यहाँ पे आपने जो लिखा ना लास्ट वाला, ये Q1 जो प्लस लास्ट में Q2, आपने निकाला ना, Q जो आपने लिखा ना लास्ट में Q1 माइनस Q2, हाँ ये जाएगा Q1 माइनस, फिर हम DQ का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, हाँ DQ की वैल्यू लगाएंगे। तो आएगी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2। नहीं यहाँ एलसीएम लोगे ना आप, देखो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इस समय? जी सर। हाँ तो ये साइड में देखना टुवर्ड्स लेफ्ट, यहाँ लेफ्ट में हमने निकाला है। हमने कहा कि फाइनल चार्ज बिकम Q1 माइनस DQ, तो Q1 ऐसी रहा, DQ की जगह हमने DQ की वैल्यू लगाई है Q1 माइनस Q2 अपॉन 2। अब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो 2 इधर आ जाएगा, ठीक है ना? तो 2 Q1 माइनस Q1 प्लस Q2 हो गया। सॉल्व किया तो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चनों को आप देखो, आपको मैंने वैसे क्वेश्चन तो भेजे थे, अगर आपने चेक कर लिया उनको। वहाँ पे मैंने चेक किया, लेकिन वहाँ पे कुछ था ही नहीं असाइनमेंट्स में। कब चेक किया था आपने? सर कल भी किया था, आज भी किया था मैंने, वहाँ पे तो अच्छा कुछ था ठीक है, ही मैं चेक कर लेता हूँ किस वजह से नहीं पहुंचे और आज उनको फिर भेज देते हैं ना, अगर नहीं होते तो। ठीक है नहीं। जी सर। ठीक है, चलो फिर अब आपका शुरू होने वाला होगा तो